1750s के दशक में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी। 1750 से पहले नॉर्थ अमेरिका में ब्रिटेन की 13 कॉलोनीज हुआ करती थी ईस्टर्न कोस्ट पर, और स्पेन को लगा कि अगर एक बार ब्रिटेन ने वेस्ट अमेरिका पे कब्जा कर लिया फिर जल्दी ही ब्रिटेन स्पेनिश कॉलोनीज पे भी अटैक कर सकता है। बिकॉज उस वक्त मेजॉरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। अमेरिकन को बोला गया कि वेस्ट अमेरिका पे कब्जा करने के बाद ज़्यादा ज़मीनें हमारे अंडर में आ जाएगी और फिर सबको ज़्यादा ज़मीनें मिलेगी, लेकिन सिर्फ लड़ाई में हार जीत से कोई वॉर खत्म नहीं होता। ब्रिटिशर्स अब और युद्ध लड़ने की पोजीशन में नहीं थे, इसलिए उन्होंने नेटिव अमेरिकन के साथ समझौता करने का फैसला किया। 1940s के दशक में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक बयान दिया था कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले भी एक वर्ल्ड वॉर हुआ था, और वो था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच 7 years वॉर फ्रॉम 1754 to 1763। इस वॉर की घोषणा तो 1754 में ही हो गई थी, लेकिन एक्चुअल लड़ाई स्टार्ट हुई थी 1756 में, और 1763 में जाकर ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ इस वॉर को ख़त्म किया गया। इस वॉर की शुरुआत तो हुई थी नॉर्थ अमेरिका से, लेकिन साइमल्टेनियसली इस वॉर को पूरी दुनिया में लड़ा गया था। नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में स्पेन और फ्रांस ने मिलकर ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध लड़ा था। अफ्रीका, यूरोप और एशिया में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच सीधा युद्ध हुआ था। इस वॉर ने यह डिसाइड किया था कि आने वाले कई वर्षों तक पूरी दुनिया पर किसका दबदबा रहेगा। सो इस वीडियो में हम 7 years वॉर को डिटेल में स्टडी करेंगे, सो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचते रहें। सबसे पहले जानते हैं कि इस युद्ध की क्या वजह रही, यानी रीजंस ऑफ वॉर। 1750s के दशक में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी। अब ब्रिटेन में गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हाथों की जगह मशीनों से होने लगी थी। अब बिकॉज मशीनें ज़्यादा जल्दी प्रोडक्शन करती थी तो ब्रिटेन के पास रॉ मटेरियल की कमी होने लगी थी, और रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए थी ज़मीनें। इसलिए ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज़ को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। 1750 से पहले नॉर्थ अमेरिका में ब्रिटेन की 13 कॉलोनीज हुआ करती थी ईस्टर्न कोस्ट पर। वेस्ट अमेरिका पे फ्रांस का कब्जा था, कनाडा भी फ्रांस के अंडर था, फ्लोरिडा पे स्पेन का कब्जा था, और सेंट्रल अमेरिका पे फ्रांस और स्पेन दोनों की कॉलोनीज थी। ब्रिटिश कॉलोनीज और फ्रेंच कॉलोनीज के बीच में थे अपलेचियन माउंटेन्स, और ब्रिटेन इन अपलेचियन माउंटेन्स को क्रॉस करके वेस्ट अमेरिका में भी अपनी कॉलोनीज को एक्सपेंड करना चाहता था। इसी वजह से फ्रांस और ब्रिटेन के बीच टेंशंस बढ़ी। स्पेन की फ्लोरिडा और सेंट्रल अमेरिका में कॉलोनीज थी, जहाँ पे शुगर केन और चाय की खेती होने की वजह से स्पेन के लिए ये कॉलोनीज काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और स्पेन को लगा कि अगर एक बार ब्रिटेन ने वेस्ट अमेरिका पे कब्जा कर लिया फिर जल्दी ही ब्रिटेन स्पेनिश कॉलोनीज पे भी अटैक कर सकता है। इसीलिए स्पेन ने फ्रांस का साथ देने का फैसला किया। मीनवाइल दूसरी जगहों पर भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध हुए थे। इवेंट्स ऑफ वॉर। सो इस वॉर का मेन सेंटर था नॉर्थ अमेरिका। बाकी जगहों पर प्रॉक्सी वॉर्स हुए थे, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में फुल फ्लैज वॉर हुआ था। और स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन के अलावा भी 2 पार्टिसिपेंट्स और थे जिन्होंने इस वॉर में हिस्सा लिया था, और वो थे वेस्ट अमेरिका में रह रहे नेटिव अमेरिकन और 13 कॉलोनीज में रह रहे यूरोपियन सेटलर्स। 15th सेंचुरी तक पूरे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर नेटिव अमेरिकन ही रहते थे, जिन्हें रेड इंडियंस भी बोला जाता है। 16th सेंचुरी में ब्रिटेन ने धीरे धीरे अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पर अपनी कॉलोनीज बसानी स्टार्ट की और नेटिव अमेरिकन को वहाँ से हटाना स्टार्ट कर दिया। नेटिव अमेरिकन प्रिमिटिव लोग थे, इनके पास यूरोपियंस के खिलाफ डिफेंस के लिए कोई खास मैकेनिज्म नहीं था। इसीलिए ज़्यादातर नेटिव अमेरिकन को मार दिया गया और उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली गई। इसीलिए वेस्ट अमेरिका में रह रहे नेटिव अमेरिकन ब्रिटेन से नफरत करते थे। वहीं फ्रांस ने वेस्ट अमेरिका को अपनी कॉलोनी तो बनाया, लेकिन फ्रांस ने कभी भी नेटिव अमेरिकन से उनकी ज़मीनें नहीं छीनी। फ्रांस को सिर्फ वेस्ट अमेरिका में टैक्स कलेक्शन से मतलब था, और नेटिव अमेरिकन को पता था कि अगर ब्रिटिशर्स वेस्ट अमेरिका पे कब्जा करेंगे तो उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली जाएगी। इसीलिए नेटिव अमेरिकन ने इस युद्ध में फ्रांस का साथ देने का फैसला किया। वहीं अगर ब्रिटिश कॉलोनीज़ की बात करें तो 1750 तक अमेरिका की इन 13 कॉलोनीज़ में सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जा चुकी थी। और भले ही इन 13 कॉलोनीज़ में रह रहे लोग कभी ब्रिटेन से ही आए थे, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी अमेरिका में रहने से वो अपने आप को अमेरिकन समझने लगे थे। और ये न्यू अमेरिकन ब्रिटेन की मर्चेंटलिज्म पॉलिसीज से दुखी थे और ये चाहते थे ब्रिटेन से फुल फ्रीडम। बट इन अमेरिकन के पास रिसोर्सेज की कमी थी, बिकॉज उस वक्त मेजॉरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। इसीलिए उस वक्त सबसे कीमती चीज़ होती थी ज़मीन, और ब्रिटिशर्स ने इन न्यू अमेरिकन को ज़मीन का लालच दिया। अमेरिकन को बोला गया कि वेस्ट अमेरिका पे कब्जा करने के बाद ज़्यादा ज़मीनें हमारे अंडर में आ जाएगी और फिर सबको ज़्यादा ज़मीनें मिलेगी।
और इसी लालच की वजह से न्यू अमेरिकन्स ने ब्रिटेन का साथ दिया। रिजल्ट्स 1756 में स्टार्ट हुआ ये वॉर 1763 तक चला। ये 7 साल का एक लंबा टाइम पीरियड था और भले ही स्पेन और फ्रांस ने मिलकर ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध लड़ा हो, बट लंबे युद्ध को जीतने के लिए स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी भी चाहिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ब्रिटेन की इकोनॉमी को एक मैसिव बूस्ट मिला था और न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ब्रिटिश आर्मी और ब्रिटिश नेवी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी और इसीलिए ब्रिटेन की आर्मी और इकोनॉमी फ्रांस और स्पेन की कंबाइंड आर्मी और इकोनॉमी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इसी वजह से 1763 में ब्रिटेन ने फ्रांस और स्पेन दोनों को हरा दिया, जिसके बाद ये तय हो गया कि आने वाले कई वर्षों तक पूरी दुनिया पर ब्रिटेन का दबदबा रहेगा। ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में ब्रिटेन जीत गया और फ्रांस और स्पेन हार गए, लेकिन सिर्फ लड़ाई में हार जीत से कोई वॉर खत्म नहीं होता। वॉर खत्म होता है एक पीसफुल ट्रीटी से, जहां दोनों पक्षों को एक सम्मानजनक पद मिले, जीतने वाले के साथ साथ हारने वाले के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखा जाए। सो ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद वेस्ट अमेरिका और कनाडा पे से फ्रांस को हटना पड़ा, बट सेंट्रल अमेरिकन कॉलोनीज फ्रांस और स्पेन को वापस दे दी गई और फ्लोरिडा भी स्पेन को वापस दे दिया गया और इस ट्रीटी के साथ ही ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 7 साल लंबा युद्ध खत्म हुआ। डिक्लेरेशन ऑफ 1763 में फ्रांस और स्पेन ने तो हथियार डाल दिए थे, लेकिन नेटिव अमेरिकन्स ने ब्रिटिशर्स के साथ लड़ना बंद नहीं किया था, बिकॉज उन्हें पता था कि ब्रिटिशर्स के सामने हारने का मतलब था अपनी ज़मीनें गंवाना। इसलिए उनके लिए करो या मरो की सिचुएशन थी। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटेन की इकोनॉमी कमज़ोर पड़ चुकी थी, बिकॉज ब्रिटेन ने पूरी दुनिया में 7 साल तक लगातार युद्ध लड़ा था और इन 7 सालों में ब्रिटेन के ऊपर डेट बढ़ता गया। ब्रिटिशर्स अब और युद्ध लड़ने की पोजीशन में नहीं थे, इसलिए उन्होंने नेटिव अमेरिकन्स के साथ समझौता करने का फैसला किया। ब्रिटेन ने डिक्लेयर किया कि 13 कॉलोनीज वेस्ट अमेरिका में एक्सपेंड नहीं करेगी और ना ही कोई भी यूरोपियन सेटलर वेस्ट अमेरिका में जाके सेटल होगा। और जिस तरह फ्रांस अब तक वेस्ट अमेरिका पे रूल कर रहा था, उसी तरह ब्रिटेन अब वेस्ट अमेरिका पे रूल करेगा। यानी ब्रिटिशर्स का काम होगा सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना और ज़मीनों पर मालिकाना हक नेटिव अमेरिकन्स का ही रहेगा। इस डिक्लेरेशन को बोला गया डिक्लेरेशन ऑफ 1763, जिसके बाद नेटिव अमेरिकन्स ने भी युद्ध रोक दिया। इस डिक्लेरेशन के बाद नेटिव अमेरिकन्स तो शांत हो गए, लेकिन 13 कॉलोनीज के न्यू अमेरिकन्स को इस बात से बहुत बड़ा धक्का लगा, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने उन्हें ज़मीन का लालच देकर युद्ध लड़वाया था। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटिशर्स ने नेटिव अमेरिकन्स के साथ समझौता कर लिया और इस बात से न्यू अमेरिकन्स ने अपने आप को ठगा सा महसूस किया। इस घटना के बाद न्यू अमेरिकन्स और ब्रिटेन के बीच टेंशन्स बढ़ गई और इस टेंशन की वजह से शुरू हुआ अमेरिकन रेवोल्यूशन, जिसे हम अगली वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। आई होप इस वीडियो से 7 ईयर्स वॉर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम अमेरिकन रेवोल्यूशन को कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, सत्यमेव जयते।